Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. In the first article we will be talking about election symbols. Second article में Zojila Tunnel के बारे में we will be discussing. Third article India Nepal relation and last में global demographic collapse के बारे में we will be discussing. So let's talk about them one by one. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉकरोच पार्टी यहाँ पर इलेक्शन सिंबल मांग रही है कॉकरोच, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसके बारे में अगर मैं ये कहूं कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ये पॉसिबल नहीं है। अब इसके पीछे रीजन है, देखिए एक समय के पहले आपका जो एनिमल्स वगैरह होते थे उनका सिंबल अलाउ किया जाता था, जैसे मुर्गी का भी एक बारी सिंबल था, बट पॉलिटिकल लीडर्स ने मुर्गी को अपनी गाड़ियों के आगे बांध के इस तरह से भगाया कि भाई काफी सारी मुर्गियों की डेथ हो गई, तो जिसके बाद एनिमल क्रुएलिटी को रोकने के लिए एनिमल्स को एज अ सिंबल बैन कर दिया। अब आप कहेंगे कि भाई बीएसपी के पास हाथी है एंड फॉरवर्ड ब्लॉक के पास लॉइन है, तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि भाई ये रजिस्ट्रेशन पहले हुआ था इस रिस्ट्रिक्शन से, इस वजह से। अब ना ही आप रिलीजियस और नेशनल सेंटिमेंट के कोई सिंबल को यूज कर सकते हैं, यानी अगर आप इंडियन फ्लैग एम्बलम को यूज करना चाहें या कोई ऐसी चीज यूज करना चाहते हैं जो कॉमनल नेचर की हो सकती है, तो उसको भी यहां पे अलाउ नहीं किया जाता। अब ईसी के पास ये पावर कहां से आती है? तो कहते हैं कि भाई ईसी के पास ये पावर आर्टिकल 324 से आती है। आर्टिकल 324 क्या कहता है कि भाई आपके जो भी इलेक्शन है, जैसे प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के हैं, पार्लियामेंट के हैं और आपके स्टेट लेजिस्लेचर के हैं, तो ये इलेक्शन कंडक्ट करने की, उसको सुप्रीडेंस करने की, डायरेक्शन देने की, कंट्रोल करने की पावर आपके इलेक्शन कमीशन के पास है। अब इसमें ये क्लियरली तो नहीं लिखा हुआ कि भाई सिंबल को ये कंट्रोल करेंगे, तो इसमें इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड एलोकेशन ऑर्डर ऑफ 1968 आपको क्लैरिटी देता है, जहां पर इलेक्शन कमीशन स्पेसिफिकली रिजर्व, चूज और एलोकेट करता है आपके इलेक्शन सिंबल्स को। अब इलेक्शन सिंबल्स को यूज ही क्यों किया जाता है? तो जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो यहां पे हमने ये सोचा कि भाई अगर ये इलेक्शन सिंबल्स को यूज किया जाएगा तो लोगों को चीजों के साथ लाइक पार्टी को समझने में हेल्प मिलेगी। तो यहां पे कुछ रिजर्व सिंबल होते हैं, जैसे नेशनल और स्टेट पार्टी के। नेशनल पार्टी जैसे कमल या हाथ का पंजा, ये पूरे इंडिया में आपको दो ही पार्टी के पास देखने को मिलेगा, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। अब ऐसे ही स्टेट पार्टी होती है तो वो एक्सक्लूसिव उस स्टेट के लिए आपका इलेक्शन सिंबल उनकी पार्टी के साथ रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं इलेक्शन पर्चा फाइल करूं और मैं कहूं मुझे बीजेपी का सिंबल दे दो, मैं बीजेपी की सीट से लड़ रहा हूं। तो यहां पे आपको फॉर्म ए और बी देना पड़ेगा, जहां पे पार्टी ऑफिस आपको इंडोर्स करे, ऑफिशियली कहे कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है और ऑथराइजेशन फॉर्म दे। अब अनरिकॉग्नाइज्ड और इंडिपेंडेंट पार्टी के केस में आपके फ्री सिंबल्स को यूज किया जाता है। तो यहां पे रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कुछ आपके सिंबल्स होते हैं, उन पूल में से किसी भी एक सिंबल को चूज कर सकते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने सालों पहले झाड़ू को यूज किया। अब यहां पे अगर आप देखें कि भाई अगर दो कैंडिडेट ने सेम मांग लिया तो क्या होगा, तो उस केस में यहां पे कैंडिडेट अगर किसी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी से है, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जगह उसे वो सिंबल मिलेगा। अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो भैया टॉस उछालेंगे, सिक्का उछालेंगे, टॉस के बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे। तो याद रखना कि यहां पे कोई भी अगर इन केस अभी जैसे आपको तृणमूल कांग्रेस में डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन इज द सोल अथॉरिटी जो ये डिसाइड करेगी कि भाई ये इलेक्शन सिंबल किसके पास जाएगा, और ये इस ऑर्डर के पैराग्राफ 15 में गिवन है। तो आने वाले समय में आप एक बार फिर से इसके बारे में पढ़ेंगे जब आपको इस तरह की लाइक ये जो तृणमूल कांग्रेस का बाइफर्केशन चल रहा है इसके बारे में आप देखेंगे। तो ये चीजें आपको यहां पर मेंस का क्वेश्चन और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अब बात करते हैं जोजिला टनल की। ये ऑल वेदर टनल है जो कि आपके लद्दाख वाले एरिया, यानी लद्दाख का जो द्रास है, इसको कनेक्ट करेगा गैंड्रेबल वाले एरिया से, जो कि कश्मीर का, श्रीनगर कश्मीर। तो यहां पर ये जो आपका जेड मोड है, जेड शेप का ये जो मोड है, इसका डिस्टेंस लगभग 6.5 किलोमीटर से यहां पे कम हो रहा है एंड इसको बिल्ड किया गया है आपके NH1, जो कि श्रीनगर से लेह को आपस में कनेक्ट करता है। तो आपके ट्रुप मूवमेंट्स में इसमें हेल्प मिलेगी, इकोनॉमी आगे फ्लरिश करेगी। यानी यहां पर आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 30 मिनट आपके बचेंगे। मतलब ये 30 मिनट की ऑलमोस्ट 3.5 घंटे के आसपास का डिस्टेंस आपका बच जाता है, और 3.5 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं भाई, और इसमें आप फ्यूल भी बचा पाएंगे।
मोर ओवर आप मार्केट से इन्हें इंटीग्रेट भी कर पाएंगे और इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स को हमने यूज किया। तो कहते हैं अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस एरिया में अवलांचेस बहुत आते हैं, तो क्या ये ऑल वेदर बन पाएगा? मोर ओवर एडिशनली यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा थी एंड यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी हो सकती है भैया, क्योंकि ये एरिया आपकी जो हिमालयन एरिया है ये पूरा ही कन्वर्जिंग प्लेट्स के ऊपर बना हुआ है, तो इस वजह से अर्थक्वेक का भी यहाँ पे खतरा रहेगा। ये मान के चले कि ये आपका 2024 का मेंस का क्वेश्चन है और ये प्रीलिम्स का। आइए अब बात करते हैं इंडिया नेपाल के रिलेशन की। तो अभी एक सॉफ्ट सिग्नल आया है कहीं ना कहीं नेपाल की पॉलिटिक्स की तरफ से, जहां पे बेलिन जो है, इन्होंने, जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो इंडिया और नेपाल के बीच का डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट, वो मिल बैठ के हम मैनेज कर लेंगे। अब इस डिस्प्यूट की ओरिजिन कहां से हुई? तो कहते कि भाई आपकी एक ट्रीटी ऑफ संगौली हुई थी। अब इस ट्रीटी के टाइम पे अंग्रेजों ने एक रिवर को बेस माना कि भाई ये रिवर है जो नेपाल और ब्रिटिश ऑक्यूपाइड जो आपका इंडिया है इसके बीच में क्या करेगा, लाइक एरिया को डिवाइड करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि उस रिवर के ओरिजिन को लेके, काली रिवर के ओरिजिन को लेके दोनों कंट्रीज के बीच में मतभेद है। तो यहां पर काला पानी और लिपू लेक वाला जो एरिया है, उस ट्राई जंक्शन के ऊपर थोड़े डिस्प्यूट है उत्तराखंड में, एंड उसके अलावा सुस्ता रीजन जो है वहां पर भी थोड़े डिस्प्यूट्स हैं। बट हमारे लिए कंसर्न सिर्फ ये डिस्प्यूट नहीं है, जिस तरह से चाइना पेनिट्रेट कर रहा है इस एरिया में, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्ड कर रहा है, एंड ये जिस तरह से इंटीग्रेट कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर नेपाल को, ये हमारे लिए कंसर्न है, बिकॉज चाइना और हमारे बीच में ये एक बफर स्टेट है। तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है। अब क्यों बन सकता है? बिकॉज हमारा हिस्टोरिकली इनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, एंड 1950 में हमने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इनके साथ साइन की थी, जहां पे दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं इजीली। अब कहा जाता है कि भाई देखो, भारत की 5 स्टेट्स इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, एंड लगभग 1700 किलोमीटर का हम इनके साथ, आप ये कह सकते हो, ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर इसमें चाइना का प्रेजेंस इंक्रीज होता है तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। एंड मोर ओवर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो अभी नेपाल की पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल हमेशा आता है कि भाई इंडिया को एज अ थ्रेट देखते हैं। वो कहते हैं कि भाई 1950 की जो ट्रीटी थी वो अनफेयर थी, हमारे लिए गलत थी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट की प्रॉब्लम है, कुछ यहाँ पर पिलग्रिमेज रूट को लेके, कैलाश मानसरोवर रूट को लेके डिस्प्यूट है, एंड मोर ओवर जो पॉलिटिकल माइंडसेट है, नेपाल अपनी सॉवरेनिटी, इक्वालिटी की बात कर रहा है, वो हमारे सामने एक बड़ा थ्रेट है, आज की डेट में इशू है, चैलेंज है। तो कहते हैं कि भाई इसमें कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि बायलैटरल डायलॉग्स के साथ ही चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, एंड इसके लिए हाई लेवल एंगेजमेंट काफी जरूरी है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकली डाटा को एनालाइज करना चाहिए एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट को हमें बिल्ड करना चाहिए, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम को फ्यूचर में होने से रोक सके, एंड साउथ एशिया में हम लाइक आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेशन को बिल्ड कर सके। ये आपके क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देखने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फर्टिलिटी रेट की। देखिए, एक टर्म होती है टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है, यानी हम दो हमारे दो, यानी आप और आपकी वाइफ, उनके, आप दोनों के आगे दो बच्चे, ताकि आपकी दो की जगह पे दो आ जाए। और अब अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में अभी हम रिप्लेसमेंट रेट के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी वर्ल्ड का फर्टिलिटी रेट 2.2 के आसपास चल रहा है। एंड फर्टिलिटी रेट क्या होता है इसको आप समझें तो यहां पे ये कहा जाता है कि भी एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टाइम पे, यानी 15 साल से 49 ईयर के बीच में कितने बच्चे पैदा करती है। तो यहां पे कहा जा रहा है ऑन एन एवरेज वर्ल्ड के अंदर 2.2 के आसपास पैदा करते हैं, तो वो सही है कि भाई वो रिप्लेसमेंट रेट के ऊपर है, तो इससे काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे। अब क्या बेनिफिट मिलेंगे? देखो, हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो टोटल फर्टिलिटी रेट था ये 5.3 के आसपास था, यानी एक महिला अपने जीवन काल में 5 बच्चे पैदा करती थी, तो जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम थी कि हमारी एकदम से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सप्लोड की। तो कहते हैं अब ऐसा क्या हुआ कि ये आपकी फर्टिलिटी रेट चेंज हो रही है? कहते हैं कि भाई वक्त के साथ महिलाओं का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा। अब एजुकेशन के कारण बहुत समय तक महिलाएं स्कूल में रहती है, कॉलेज में रहती है, तो इस वजह से भी लेट एज में शादी होती है। फिर आज की डेट में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है
कि भैया एक बच्चा पैदा करके उसे ठीक से पालो, वो भी बहुत बड़ी बात होती जा रही है। एंड मोर ओवर ड्यूअल बर्डन के कारण भी कि भाई घर में बच्चा भी संभालो, उसके बाद ऑफिस का भी काम करो, घर का काम भी करो, तो ये बहुत सारा हेक्टिक काम हो जाता है, तो जिसकी वजह से ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो कहते हैं कि भाई देखो, अभी इंडिया के अंदर एक बात ये भी है कि आज की डेट में जो जेनजी जनरेशन है, आने वाले समय में पॉपुलेशन और डिक्लाइन करेगी, बिकॉज सोशो कल्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहां पे आपको बिहेवियरल चेंज ये देखने को मिल रहा है कि दैट लोग अपनी लाइफ में अपने लिए करना चाह रहे हैं, आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। बट इंडिया में फेडरल डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। नॉर्दर्न स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है, बट सदर्न स्टेट में तो रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे जा चुका है। तो कहते हैं कि भाई अभी हमें अपनी ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक स्टेबल पॉपुलेशन होगी तो कहीं ना कहीं ये करना थोड़ा आसान हो जाएगा। मोर ओवर पब्लिक रिसोर्स के ऊपर जो प्रेशर है वो भी घट जाएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी तो। एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे, जिससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कई कंट्रीज में जैसे आप देखें तो नॉर्डिक कंट्रीज में क्लीन पार्क या आईवीएफ सब्सिडाइजेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ताकि आप लाइक ये क्लीन पार्क तो फिर भी छोड़ दो, नॉर्डिक कंट्री का मॉडल क्लीन पार्क यहाँ पर बच्चों को खिलाने वगैरह के लिए। बट यहाँ पे आप साउथ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हो, जो अपनी पॉपुलेशन को वापस से रिवाइव करने के लिए आईवीएफ के यूज कर रहा है। यहाँ याद रखना कि अभी हमारे सामने एक एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम चल रही है, जो कि आपको तमिलनाडु और केरला में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट काफी कम है। और दिल्ली में अगर हम बात करें तो अल्ट्रा लो देखने को मिल रहा है, इवन वेस्टर्न पार्ट के काउंटर पार्ट के मुकाबले में। और महाराष्ट्र कर्नाटका में भी कुछ ऐसा ही रेट चल रहा है। तो कहा जा रहा है कि भाई अभी तो हमारे पास लाइक इसके पीछे रीजन जो हम समझ पा रहे हैं, फीमेल का लिटरेसी रेट केरला में क्योंकि हाई है, इस वजह से फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से ये देखने को मिल रहा है। बट इंडिया में अभी भी उत्तर प्रदेश में रिप्लेसमेंट रेट से हम हाई हैं। झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये वो स्टेट है जहां पर हम अबव रिप्लेसमेंट रेट कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई देखो, अपने पास एक डेमोग्राफिक पैराडॉक्स है। क्या आता है कि भाई इसमें आपकी जैसे स्किल डेवलपमेंट का अपने पास एक विंडो है, अगर इसमें हम अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को ठीक से एम्प्लॉय कर पाते हैं, इनको स्किल दे पाते हैं, तो आने वाले समय में हम एक डेवलप इकॉनमी बन पाएंगे। और जहां पर इन बुजुर्गों के लिए जो ग्रे इकॉनमी है, ग्रे इकॉनमी मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनकी टेक केयर करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हो पाएंगे। तो कहते हैं कि भाई अपने को ये सिल्वर इकॉनमी के ऊपर फोकस करना चाहिए, जहां पे हम बुजुर्गों के हेल्थ केयर के ऊपर, उनके सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, उनके एल्डरली केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करें। खासकर सदर्न स्टेट में इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अभी। तो यहाँ पर इंटरस्टेट लेबर माइग्रेशन के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। नॉर्दर्न स्टेट्स के पास पॉपुलेशन है तो सदर्न स्टेट में भेज के कहीं ना कहीं इनमें यहाँ पे हमें लाइक अपनी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैनेज करना होगा। तो कहते हैं कि भाई एल्डरली केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। फैमिली फ्रेंड पॉलिसी के ऊपर आप फोकस कीजिए, जहां पे आप प्रमोट कर सकते हैं फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, चाइल्ड केयर सपोर्ट, पेरेंट लीव्स, एंड इससे कहीं ना कहीं उनके ऊपर बर्डन काफी कम हो सकता है। मोर ओवर यहाँ पे आप यहाँ पर माइग्रेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर भी फोकस कीजिए, जहां पर वेल रेगुलेटेड माइग्रेशन के थ्रू लेबर शॉर्टेज की आप प्रॉब्लम खत्म कर सकते हो। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस करो, जिससे आपकी इकोनॉमी बेटर करेगी एंड बाद में आपके पास रिसोर्सेज होंगे, जिससे आप लोगों की हेल्थ केयर के ऊपर और बाकी चीजों को इन्वेस्ट कर पाए। ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। धन्यवाद।